गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम डिस्कस कर चुके थे सोलेनेसी वेजिटेबल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वेजिटेबल के अंदर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट वेजिटेबल ग्रुप्स यानी कोल क्रॉप्स की। कोल क्रॉप्स को आप कूल सीजन क्रॉप्स भी बोल देते हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं होगा कि जो कोल वर्ड है वो कूल से आया हुआ, ऐसा नहीं है। देखिए, जो कोल वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से आया हुआ है, जो वर्ड है आपका कोलियस। CAULIS, कोलियस। कोलियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टेम या स्टॉक। तो जो कोलियस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स है स्टेम या स्टॉक, है ना। तो इससे ये क्या है, कोल क्रॉप्स आया हुआ है। इसलिए कोल क्रॉप्स को आप कूल क्रॉप्स बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कोल वर्ड है वो कूल सीजन से आया हुआ है। कोल क्रॉप्स कूल सीजन क्रॉप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ अपने इसे टेम्परेट रीजन में या रबी के सीजन में लगाते हैं, यानी विंटर सीजन के अंदर इसे लगाया जाता है। अब बात है कि इस कोलियस से क्यों आया। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी आज के टाइम प्रेजेंट टाइम आप कोल क्रॉप्स लगा रहे हैं, चाहे वो कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी है, कैबेज यानी पत्ता गोभी है, कोला रबी जिसको आप नोल खोल या गांठ गोभी बोल देते हैं, उसके अलावा ब्रोकली है, या फिर ब्रूसलस स्प्राउट है जिसको आप मिनी कैबेज के नाम से जानते हैं, या ये केल है। ये सारे के सारे वाइल्ड मस्टर्ड यानी ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटीज सिल्वेस्ट्रीज से आए हुए हैं। मतलब इन सब का जो सिलेक्शन हुआ है या ओरिजिन हुआ है या मॉडिफिकेशन हुआ है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रीज से ही हुआ है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रीज जो आज की कोल क्रॉप्स है उनका एंसेस्टर है यानी पूर्वज है। अब देखो हुआ क्या, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रीज जो वाइल्ड मस्टर्ड है उसका जो फ्लावर का क्लस्टर है, फूलों का गुच्छा है, उसके सिलेक्शन से तो बना है या उसके मॉडिफिकेशन से तो बना है कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर में ये जो पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। तो कॉलीफ्लावर में एडिबल पार्ट कौन सा होता है, कर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करें जो वाइल्ड मस्टर्ड है उसका जो एपिकल बड है या टर्मिनल बड है उससे क्या बना हुआ है, कैबेज बना हुआ है। जो एपिकल बड है या टर्मिनल बड है इससे क्या बना हुआ है, कैबेज बना हुआ है, इसके सिलेक्शन से बना है। उसके बाद हम बात करें नोल खोल जिसको आप कोला रबी भी बोलते हैं, तो ये वाइल्ड मस्टर्ड के स्टेम के सिलेक्शन से बना हुआ है या स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना हुआ है कोला रबी जिसको आप नोल खोल बोलते हैं। उसके बाद अपने बात करें जो ब्रोकली है आज के टाइम काफी पॉपुलर होती जा रही है, कहते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है या किसका सिलेक्शन है, ये स्टेम प्लस फ्लावर दोनों का सिलेक्शन है। स्टेम प्लस फ्लावर दोनों का ही सिलेक्शन है जो ब्रोकली है। उसके बाद हम बात करें ब्रूसलस स्प्राउट जिसको आप मिनी केबेज के नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली क्या है, जो स्टेम है उसमें जो लेटरल बड होती है या आप जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, तो उससे इसका सिलेक्शन हुआ है। इससे क्या है, इसका सिलेक्शन हुआ है ब्रूसलस स्प्राउट का। अब बात बची केल जिसमें आप पत्तियां खाते हैं, तो केल है वो किसका सिलेक्शन है, वाइल्ड जो मस्टर्ड है उसके लीफ का जो सिलेक्शन है वो क्या है, केल है। उसके जो लीफ का सिलेक्शन है वो क्या है, केल है। अब देखिए जितनी भी ये कोल क्रॉप्स होती है ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे एलिएसी जिसको आप एमारिलिडिएसी बोलते हैं ये भी क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड फैमिली है। एपीएससी जिसको आप अम्बेलिफेरी बोलते हैं ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड फैमिली है। कंपोजिटी या जिसको एस्ट्रेसी बोलते हैं ये भी क्रॉस पॉलिनेटेड फैमिली है। कुकुरबिटेसी क्रॉस पॉलिनेटेड फैमिली है। और वहीं पे अभी हम ब्रेसिकेसी की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेसिकेसी भी क्या है, क्रॉस पॉलिनेटेड फैमिली है। और इनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है वो हनी बी से होता है। इनमें जो पॉलिनेशन होता है वो किससे होता है, हनी बी से होता है। इन पांचों फैमिली में जो पॉलिनेशन होगा वो हनी बी से ही होगा। पॉलिनाइजर कौन सा होगा, हनी बी होगा। अब जो कोल क्रॉप है ना, ये हाईली क्रॉस, जो कोल क्रॉप्स है ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है। इनमें मोर देन 70% आपको क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। अब इतने से ज्यादा अगर क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा तो अपने क्या बोल देंगे, इन्हें हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड है वो बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो कोल क्रॉप्स की अपने वन बाय वन बात करेंगे, वन बाय वन क्या है इनका अपने डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इनका जनरल आइडिया बता देता हूं। कैबेज है इसको हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपेटाटा, और जो इसका ओरिजिन है वो कौन सा, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर। कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलकोल, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोलकोल, है ना।
इनका जो ओरिजिन है वो कौन सा है? इनका ओरिजिन है वो है जी मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर यानी इटली के आसपास का। इवन जो रेडिस है वो भी क्रूसीफेरी का है, उसका भी ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन है, मूली का। और उसके अलावा टर्निप सलजम जो है उसका ओरिजिन भी कौन सा? मेडिटेरियन रीजन ही है। तो कैबेज ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपेटाटा मेडिटेरियन रीजन की है। सभी कोल क्रॉप्स में क्रोमोसोम नंबर 18 है और ये डिप्लॉइड नेचर के ही हैं। और कैबेज में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 73% होता है। और एडिबल जो पार्ट होता है, जो लीफ ओवरलैप होकर क्या है एक मॉडिफिकेशन बनाती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? हेड बोल देते हैं। तो जनरली क्या है, जो कैबेज है उसमें एडिबल पार्ट होता है वो हेड होता है। कॉलीफ्लावर ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्रिटस क्रोमोसोम नंबर 18 क्रॉस पॉलिनेटेड है। 70% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एडिबल पार्ट होता है वो कार्ड होता है। नोलखोल गांठ गोभी बोल देते हैं, कोलारा भी बोल देते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोनगोलोडस भी है और कोलोरापा भी बोल देते हैं। गोनगोलोडस भी बोला जाता है, कोलोरापा भी बोला जाता है। क्रोमोसोम नंबर सबका बता ही दिया है। इसमें ऑलमोस्ट क्रॉस पॉलिनेशन 91% होता है। वैसे सबसे ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन है वो स्प्राउटिंग ब्रोकली के अंदर देखने को मिलता है 95%। और दूसरे नंबर पे देखने को मिलता है नोलखोल में 91%। और नोलखोल में खाने योग्य जो भाग होता है, एडिबल पार्ट होता है, वो स्टेम नोब होता है, यानी तने की गांठ होती है। स्वेलन स्टेम भी बोल सकते हो, यानी फूला हुआ तना है, वो भी आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ब्रूसलस स्प्राउट की, तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जिमीफेरा। और ये जो बोटेनिकल नेम है खुद ही आवाज लगा लगा के बता रहा है कि मेरा ओरिजिन है वो जर्मनी है। मेरा जो ओरिजिन है वो कौन सा है? जर्मनी है। क्रोमोसोम नंबर आपको बता दिए। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन 72% होता है और इसमें एडिबल पार्ट को स्प्राउट्स बोलते हैं। वैसे आपको पता है तो ब्रूसलस स्प्राउट को मिनी कैबेज के नाम से भी जानते हैं। स्प्राउटिंग ब्रोकली की अगर अपने बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका। ये खुद भी ओरिजिन बता रही है कि मेरा ओरिजिन है वो कौन सा है? इटली है। और इसमें सबसे ज्यादा कोल क्रॉप्स में क्रॉस पॉलिनेशन 95% तक देखने को मिलता है। और इसमें फ्लावर बड खाई जाती है। क्या खाते हैं अपने इसमें? फ्लावर बड। केल ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी एसेफिला। और इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 83% तक होता है। और इसमें लीफ खाई जाती है, वो भी कौन सी? टॉप लीफ है वो खाई जाती है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन वाली बात है, एक साथ आपको क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर दी है। आप सभी में देख रहे हैं कि मोर देन 70% क्रॉस पॉलिनेशन है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है वो बोल देंगे। वैसे तो अपने कोल क्रॉप्स वन बाय वन बात करेंगे और उनके वर्ड का मीन्स क्या आता है वो भी बाद में बात करेंगे, लेकिन यहां पे साथ साथ में आपको बता देता हूं। कॉलीफ्लावर लैटिन वर्ड है, कैबेज फ्रेंच वर्ड है, नोलखोल है वो जर्मन वर्ड है और ब्रोकली है वो है इटालियन वर्ड, वो है इटालियन वर्ड। ठीक है। अब देखो कोल क्रॉप्स है, न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी खासी होती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की। अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है, लो फैट होता है, लो कैलोरीज होती है। ठीक है। हार्ट पेशेंट और जो ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं उनके लिए ठीक होती है। अगर हम बात करें तो मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी का ठीक सोर्स होता है, अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा जो कोल क्रॉप्स होती है उनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी के रूप में इंडोल 3 कार्बोनिल होता है। इंडोल 3 कार्बोनोल होता है। इंडोल 3 कार्बोनिल सभी कोल क्रॉप्स में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कैबेज में देखने को मिलता है, यानी इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। उसके अलावा मशरूम, अगर पॉइजनस आप मशरूम खा लेते हैं तो उसके पॉइजन को कम करने के लिए कैबेज जूस है वो भी काम में लिया जाता है। इसमें जो फ्लेवरिंग और एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो सल्फर कंटेंटिंग कंपाउंड होता है। जो कोल क्रॉप्स होती है इनके अंदर जो फ्लेवरिंग या जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। कॉलीफ्लावर में अलग, कैबेज में अलग, तो वो अपने आगे बात करेंगे। सभी क्रूसीफेरस के अंदर सिनीग्रीन होता है। सिनीग्रीन कम कॉन्सेंट्रेशन में अपनी लिमिट में है तब तो फ्लेवरिंग का काम करेगा, और एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है तो वो एंटी न्यूट्रिशनल का काम करेगा, यानी एक विषाक्त पदार्थ है उसकी तरह क्या है, काम करता है। उसके अलावा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे मैं बात करूं विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड है वो एंटीऑक्सीडेंट है। टोकोफिरोल विटामिन ई है थोड़ा बहुत, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। कैरोटेनॉइड्स है वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। आइसोथायोसाइनेट है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। और उसके अलावा इंडोल्स और फ्लेवोनॉइड्स है ये भी इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोल क्रॉप है वो एक्सेस अमाउंट में खा लेते हैं तो जो थायराइड ग्लैंड्स होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से
अगर हम बात करें गोइटर यानी जो घेंगा या गलघोटू डिजीज है वो देखने को अपने को मिलता है। वैसे तो कोल क्रॉप्स है वो सबसे बढ़िया सरवाइव करती है स्लाइटली एसिडिक सॉइल के अंदर, लेकिन सेलाइन सॉइल जिसमें कैल्शियम ज्यादा है उसमें लगा दोगे तो आराम से लग जाती है, इसलिए हम कोल क्रॉप को कैल्सी कोल क्रॉप्स बोलते हैं, है ना, कैल्सी कोल क्रॉप्स कहते हैं, यानी चाक सॉइल में भी लग जाती है। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड ये आपको बात बता ही दी है। और जो जितनी भी कोल क्रॉप्स है इनका एंसेस्टर ब्रेसिका ओलेरेशिया वेराइटी सिल्वेस्ट्रीज है, ये भी हमारा क्या है डिस्कस हो चुका है। अब अपने बात करें जो कोल क्रॉप्स यानी कुछ लिटरेचर की बात कर लेते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो एक बुक है कोल क्रॉप्स जो किसने लिखी थी, न्यू हॉप ने लिखी थी। और जो ब्रेसिका ट्राइंगल, हालांकि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं इसको, और ये ज्यादा मस्टर्ड ग्रुप्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, कोल क्रॉप्स में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बात आ गई है तो जनरली क्या है जो ब्रेसिका ट्राइंगल है वो 1935 में 1935 में दिया था। किसने, नागा हेरू ने दिया था, जिनका सही नाम वू जांगचू है, वू जांगचू है, वू जांग है, ठीक है, वू जांगचू है। तो ये इनका ओरिजिनल नाम है और इनके साथ ही इन्हें प्यार से क्या बोलते थे, यू भी बोलते थे, इसलिए इसे यू का ट्राइंगल बोलते हैं, और या फिर नागा हेरू का ट्राइंगल बोलते हैं, या वू जांगचू का ट्राइंगल बोलते हैं, जो कब दिया गया था 1935 में। देखो इसमें क्या था, जो अलग अलग स्पीसीज थी उनके बीच क्रॉस करवाया गया, यानी इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का ट्राइंगल है। दो स्पीसीज के क्रॉस से एक नई स्पीसीज तैयार हुई, जैसे ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका ओलरेसिया से ब्रेसिका कैरिनियाटा तैयार हुआ। ब्रेसिका ओलरेसिया ब्रेसिका नेपस के क्रॉस से ब्रेसिका नेपस तैयार हुआ। ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका ओलरेसिया के क्रॉस से ब्रेसिका नेपस तैयार हुआ। ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका नाइग्रा के क्रॉस से ब्रेसिका जुनसिया तैयार हुआ। तो ये इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का एक ट्राइंगल बना हुआ है, जिसे आप नागा हेरू या यू का ट्राइंगल या वू जांगचू का ट्राइंगल बोलते हैं, जो 1935 के अंदर है वो दिया गया था। ठीक है, इंटरस्पेसिफिक क्रॉस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अपने बात करें, देखो कुछ कोल क्रॉप्स होती है, खास करके जो यूरोपियन कोल क्रॉप्स होती है, जो टेम्परेट रीजन की होती है, ये यूरोपियन और ट्रॉपिकल या यूरोपियन और इंडियन में क्या डिफरेंस होता है वो बात करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। मोस्ट ऑफ जो कोल क्रॉप है वो टेम्परेट रीजन के शीतोष्ण जलवायु की है, ठीक है। कुछ एक है जो ट्रॉपिकल रीजन से भी ओरिजिनेटेड है, जिनको आप इंडियन टाइप्स बोल देते हैं या एशियाटिक टाइप बोल देते हैं या ट्रॉपिकल कोल क्रॉप्स है वो बोल देते हैं। तो अब क्या है, जो टेम्परेट रीजन वाली है या यूरोपियन रीजन वाली है, इनके अंदर फ्लावर तभी आएंगे जब इनको चिलिंग टेम्परेचर मिलेगा। आपको पता है सभी टेम्परेट रीजन वालों का ये नेचर होता है कि उनमें जो फ्लावरिंग होती है वो तभी आती है जब उनमें एक चिलिंग टेम्परेचर के कुछ पीरियड्स उनको दे दिए जाए, अदरवाइज उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ये लो टेम्परेचर देने की वजह से उनमें फ्लावरिंग आती है, उसको वर्नेलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नेलाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, कोल क्रॉप्स में सीड प्रोडक्शन के लिए वर्नेलाइजेशन की जरूरत होती है। अब जिन जिन में वर्नेलाइजेशन की जरूरत होगी उनका सीड प्रोडक्शन केवल और केवल टेम्परेट रीजन में ही होगा, यानी नॉर्थन इंडिया के अंदर ही होगा। अब जैसे जो इंडियन टाइप होगा जिसमें या ट्रॉपिकल टाइप्स होगा, उनका सीड प्रोडक्शन है वो आप प्लेन एरिया में भी कर सकते हैं। उनका सीड प्रोडक्शन है वो किस में कर सकते हैं, आप प्लेन एरिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट्स किसकी है, केबेज की है। केबेज की जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है, वैसे तो चिलिंग टेम्परेचर होता है 7.2 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे, बट क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर जाता है। तो केबेज में 4 से 10 डिग्री सेल्सियस चिलिंग टेम्परेचर देंगे, वो कितने वीक तक देंगे, 6 to 8 वीक तक। ब्रूसलस स्प्राउट है, इसमें 4 to 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 4 to 6 वीक्स के लिए देना पड़ेगा। और नोल खोल में 7 to 10 डिग्री सेल्सियस 5 to 6 वीक के लिए देना पड़ेगा, तभी इनमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, नहीं तो इनमें किसी प्रकार की फ्लावरिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये देना ही पड़ेगा, यानी इनके अंदर सीड प्रोडक्शन करना है तो आपको टेम्परेट रीजन की तरफ है वो रुख करना ही पड़ता है। सभी कोल क्रॉप्स में क्रोमोसोम नंबर आपको 18 बता दिया था, और फ्रूट टाइप जो होता है वो सभी क्रूसीफेरस में सिलिकुआ होता है। जितने भी क्रूसीफेरस होते हैं उन सब के अंदर जो फ्रूट टाइप होता है वो कैसा होता है, सिलिकुआ होता है, ठीक है। अब अपने क्या है, थोड़ी सी इनकी बोटनी की बात कर लेते हैं। इनफ्लोरेसेंस टाइप सभी में रेसिम होता है और येलो और व्हाइट कलर के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें 4 पेटल और 6 स्टेमन्स देखने को मिलेंगे। 2 स्टेमन्स की हाइट जो स्टिग्मा होती है उससे कम होती है, और 4 स्टेमन्स की हाइट होती है वो क्या है,
स्टिग्मा से ज्यादा होती है। फ्लावर ज्यादातर प्रोटोगाइनस देखने को मिलते हैं, यानी फीमेल है वो पहले मैच्योर होता है और मेल है वो बाद में मैच्योर होता है। बाकी आपको पता है कोल क्रॉप्स में आपको क्या सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है। कौन सी सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी देखने को मिलती है? स्पेरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। इस वजह से ये क्या होते हैं? हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं। ठीक है। एंथेसिस, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फूल का पहली बार खिलना क्या कहलाता है? एंथेसिस। और जो स्टिग्मा होती है वो एंथेसिस के 5 दिन पहले और 4 दिन बाद तक क्या कर सकती है? पोलन को रिसीव है वो कर सकती है। ठीक है। और ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। पॉलिनाइजर यहां पे कौन काम करता है? हनी बी है, ये पॉलिनाइजर के रूप में काम करती है। अब अपने 1 बाय 1 क्या है जो कोल क्रॉप्स है उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अपना कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोटरिटस। फैमिली बताई दी सबकी कोल क्रॉप्स की, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी है। ओरिजिन आपको कोल क्रॉप्स में कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलकोल का मेडिटेरियन रीजन बताई दिया है। एडिबल पार्ट जो होता है वो कर्ड होता है। एडिबल पार्ट होता है वो कर्ड होता है। कॉलीफ्लावर का जो खाने वाला भाग होता है ना वो कर्ड दही की तरह दिखता है, तो ये कर्ड होता है, एडिबल जो पार्ट होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन ए ठीक होता है इसके अंदर। विटामिन ए की बात करें तो लगभग इसमें मान लो कि 40, मान क्या लो होता ही है 40 इंटरनेशनल यूनिट इसमें विटामिन ए होता है। और विटामिन सी भी ठीक होता है। विटामिन सी की बात करें तो 70 मिलीग्राम विटामिन सी आपको इसमें देखने को मिलता है। प्रोटीन 2.4 ग्राम पर 100 ग्राम है, यानी प्रोटीन भी क्या है इसमें ठीक है। एनर्जी कम होती है, 31 किलो कैलोरीज होती है। उसके अलावा विटामिन B2, 3 भी कुछ न कुछ इसके अंदर देखने को आपको मिलता है। ठीक है। इंडिया के अंदर कॉलीफ्लावर इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड से, और किसने किया था? डॉक्टर जेमसन ने किया था। और कब किया था? 1822 के अंदर किया था। यूरोप से इंट्रोड्यूस है, इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस है, किसने किया था? डॉक्टर जेमसन ने किया था। और देखो मैंने बताया था सिनीग्रीन इसमें एक पॉइजनस या एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होता है। एरोमा जो आती है वो इसमें सल्फर कंपाउंड की वजह से आती है। और कूल सीजन वेजिटेबल्स है। ठीक है। अगर अपने बात करें कि जो कॉलीफ्लावर्स है उसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो अगर देखा जाए ओरिजिन के आधार पर तो इनको 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। कॉलीफ्लावर है उसको ओरिजिन के आधार पर 7 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहला है इटालियन या ओरिजिनल, जो वास्तव में जहां से कॉलीफ्लावर स्टार्ट हुआ, मेडिटेरियन रीजन, भूमध्य सागर, जिसको आप इटालियन भी बोलते हैं। और ये इसका जो ओरिजिन है वो मेडिटेरियन रीजन है। 16th सेंचुरी के अंदर ही क्या है इसकी खेती होनी स्टार्ट हो गई थी। ये हाइट में क्या होती है? छोटी होती है, पत्तियां ज्यादा चौड़ी नहीं होती है। और जो कर्ड होता है उस पे भी पत्तियां हैं वो ढंग से फैली हुई नहीं होती है। इस वजह से इसका जो कर्ड होता है वो थोड़ा क्रीमिश कलर का होता है। कॉर्निस, इसका ओरिजिन इंग्लैंड में है और इसकी जो कल्टीवेशन है 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ। इसका कुछ ज्यादा डिस्कस देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्थन जो ग्रुप्स है इसका ओरिजिन भी इंग्लैंड है और इसका कल्टीवेशन भी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। रोजकोप जो है इसका ओरिजिन फ्रांस है, इसका कल्टीवेशन भी 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट हुआ है। उसके बाद एंगेरेज, जो एंगेरेज ग्रुप है ये फ्रांस का ओरिजिनेटेड है और इसका कल्टीवेशन भी 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। अगला जो ग्रुप है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है यूरोफार्ट स्नोबॉल। यूरोफार्ट या स्नोफोर्ट है, इसका ओरिजिन जर्मनी और नीदरलैंड माना जाता है। 18th सेंचुरी के अंदर इसका कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ। क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट है। और इसका जो कार्ड होता है, इसका जो कार्ड होता है वो पूरी तरह से लीफ से प्रोटेक्टेड होता है, सनलाइट इसको लगती नहीं है, जिसकी वजह से मिल्की व्हाइट कार्ड्स होता है और मीडियम इसका फ्लेवर होता है। क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया जो होता है वो कौन सा होता है? यूरोफ्रेट और स्नोबॉल ग्रुप होता है। ठीक है। इसकी जो कल्टीवेशन स्टार्ट है वो 18th सेंचुरी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन कॉलीफ्लावर, या फिर आप जिसको ट्रॉपिकल ग्रुप बोल देते हैं। इसका ओरिजिन कौन सा है? इंडिया है और इसका कल्टीवेशन है वो 19th सेंचुरी के अंदर है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और इसका प्रोडक्शन थोड़ा कम ही है और इसका जो कार्ड होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, सनलाइट सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है इसके कार्ड का कलर है वो लाइट क्रीमिश कलर से वो देखने को मिलता है। कैसा कलर देखने को मिलता है? लाइट क्रीमिश कलर है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये 7 ग्रुप के अंदर जो कॉलीफ्लावर है इसका क्लासिफिकेशन किया था स्वरूप और चटर्जी ने। कब किया था? 1972 ने, 1972 में। अब आपसे पूछ ले कि ओरिजिन के आधार पर जो कॉलीफ्लावर है उसका क्लासिफिकेशन किसने किया था? स्वरूप और चटर्जी ने किया था। किसने किया था? स्वरूप और चटर्जी ने किया था।
स्वरूप और चटर्जी ने कब किया था? 1972 के अंदर 7 भागों में इसका क्लासिफिकेशन है वो किया था। नेक्स्ट अपने बात करेंगे क्लाइमेट की। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं क्लाइमेट सॉइल रिक्वायरमेंट्स की।